नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अपमानित हो जाए और इंसाफ भी न मिले तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं, और वही सवाल अब हमारे देश के मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत के ऊपर उठ रहा है। सूर्यकांत को लेकर के एक कारवां पत्रिका का ट्वीट वायरल हो रहा है, जो कारवां पत्रिका ने ही उसे रीट्वीट किया है। आप दर्शकों को वह जानना बहुत जरूरी है कि कारवां ने क्या कहा है। उसके बाद मैं सूर्यकांत जी की बातों पर आऊंगा। जो सीजीआई सूर्यकांत ने बयान दिया है, बहुत निंदनीय बयान है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और ऐसे व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट के जैसे पवित्र मंदिर में सीजीआई बन के, सर्वोच्च न्यायालय बन के अंदर अगर हो तो फिर बहुत चिंताजनक है। द कारवां हिंदी के हवाले से एक खबर बता रहा हूं कि कारवां ने ट्वीट किया है कि सूर्यकांत पर गंभीर अनियमितता के आरोप हैं। 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने सूर्यकांत पर कम कीमत दिखाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया था। 2017 में पंजाब में एक कैदी ने याचिका दायर कर सूर्यकांत पर 8 मामलों में रिश्वत लेकर जमानत देने का आरोप लगाया। इस याचिका पर 6-7 सालों तक कॉलेजियम ने सुनवाई नहीं की और ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने रहे। अक्टूबर 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, और अब उनके खिलाफ शिकायतों का निवारण किए बिना कॉलेजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। एक पूर्व जज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत को पदोन्नत करने के लिए भी कॉलेजियम यही करने वाला है। यानी कि इनकी छवि सही नहीं है। अब सूर्यकांत को लेकर के पूरी तरह से जनता सड़क पर उतर आई, लाखों की संख्या में विरोध में, क्योंकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत ने इस देश के गरीब मजदूरों को परजीवी और कॉकरोच शब्द से इस्तेमाल किया, यानी कीड़े मकोड़े, इनके कहने का परिभाषा। अब खबर आ रही है कि सूर्यकांत कह रहे हैं कि हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया। नहीं सीजीआई साहब, आपके बयानों को सच दिखाया गया। आपने इस देश के भावनाओं को तोड़ मरोड़ दिया। हकीकत यह है। अब महत्वपूर्ण यह है कि जनता आक्रोश में है और मोदी सरकार सवालों के घेरे में, कि क्या न्यायपालिका हो या ब्यूरोक्रेसी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वह मंत्री हो या दूसरे दलों से जिन लोगों को ले आती है, सब क्या वही चोर उचक्के हैं, घोटाले वाले ही हैं? क्योंकि आप देखिए, अजीत पवार पर, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर 70,000 रुपए घोटाले का, 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लगाया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में यह आरोप लगाया था इन्होंने। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने आरोप लगाया। जेल में डाल के चक्की पिसवाने की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री के भाषण देने के 4 दिन के अंदर अजीत पवार शरद पवार की एनसीपी के 2 टुकड़े करके और 30 विधायकों को साथ लेकर के और चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। सिंबल भी छीन लिए जैसे उद्धव ठाकरे का छीने थे, और आरोप भी खत्म हो गए। 1000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी जो ईडी ने जब्त किए थे अजीत पवार के, वह भी वापस कर दी और क्लीन चिट भी दे दिया। तो यह कैसा है कि भाजपा के पास चले जाए तो आरोप मुक्त हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम का मुख्यमंत्री बना हुआ है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है। कांग्रेस में था तो घोटालेबाज था, भाजपा में गया तो घोटाला ही खत्म हो गया। तो यह जज सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों किस तरह उनके घर में बोरी में भर भर करके नोट मिला था, किसके नोट है वह? कहां से जज के पास बोरी भर भर करके स्टोर रूम में नोट पड़े हुए, कहां से आ गए वह?
कोई जवाब दे। और सूर्यकांत के ऊपर अब करोड़ों रुपए के आरोप लग रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी चुन चुन कर ऐसे लोगों को अपने पास रखती है और किसी के ऊपर अब भरोसा करने लायक नहीं रह गया। अब इस देश की जनता को जिसे मोदी ने लाचार कर दिया उसे कीड़ा मकोड़ा और परजीवी कह रहे हैं, कॉकरोच और परजीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी इसका इस्तेमाल किया, जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अब इस देश की राजनीति फिर एक बार बदलने जा रही है, राजनीतिक दिशा बदलने जा रही है। कांग्रेस फिर यूपीए गठबंधन का आगाज करने जा रही है, यूपीए गठबंधन 3। जो यूपीए पहला कार्यकाल मनमोहन सिंह का था, दूसरा कार्यकाल भी मनमोहन सिंह का था, उसके बाद इंडिया गठबंधन बन गया। तो इंडिया गठबंधन बन गया तो यूपीए एक तरह से निरस्त हो गया था। अब फिर कांग्रेस अपने यूपीए का गठन करने जा रही है, क्योंकि इंडिया में सबके हाल को देख ली, इंडिया हो करके भी नहीं एक था। तो ऐसे में कांग्रेस अब अपने उन विश्वसनीय लोगों को साथ रखेगी जो यूपीए के हिस्सा और ईमानदारी से काम कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस अपने नियमावली से उनसे समझौता करेगी, उनके द्वारा किए समझौते के साथ नहीं जाएगी। और अब कांग्रेस एकल चलो की राजनीति में, जिसे अगर साथ रहना है तो छतरी में आ जाए। ऐसे में देखा जा रहा है कि कई लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात और कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन एक तरह से खत्म हो चुका है, कोई दिख नहीं रहा है और न तो कहीं कोई आ रहा है मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। अडानी को लेकर के इतनी बड़ी खबर आई लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि सब शिकंजे में फंसे हुए। लेकिन राहुल गांधी ने मैदान संभाला और जमकर लतार लगाई, सरकार की भी, अडानी की भी। ऐसे में अब शरद पवार का वह बयान भी लोगों में सुर्खियां बटोर रहा है, जो शरद पवार ने कहा कि वक्त आ गया है कि हर छोटी पार्टियां कांग्रेस में अपने आप को विलय कर दे और कांग्रेस को मजबूत करे, वरना देश गुलाम हो जाएगा और पूरा देश कंगाल भी हो जाएगा। ऐसे में शरद पवार आने वाले दिनों में जल्द कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी एनसीपी का विलय कांग्रेस में कर देंगे। अब ऐसा अगर होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई दिशा आएगी। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं, पूरी तरह से समर्थन हर बातों का राहुल गांधी का करते हैं। पिछले दिनों संजय राउत जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के राज्यसभा सांसद है और सामना के पत्रकार भी, संपादक भी हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी चुनाव के पहले राहुल गांधी से 1 घंटा बैठक कर ली होती तो शायद परिणाम यह न होता। जो राहुल गांधी बोले उसी दौर से हर किसी को गुजरना पड़ा, लेकिन किसी ने भी राहुल की बात नहीं सुनी थी। लेकिन जब अपने आप पर पड़ी तो हर कोई कांग्रेस को ढूंढ रहा है। तो ऐसे में शरद पवार एक मिसाल पेश करते हुए कुछ दिन आगे जाकर के आप दर्शकों को नजर आएंगे कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करेंगे, और वह कांग्रेस से ही निकल करके गए भी थे। लेकिन एनडीए गठबंधन के 3 सहयोगी छोड़ेंगे मोदी का साथ, इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि एडीएमके खत्म हो गई है पूरी तरह से और नीतीश को खत्म कर दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू बचे हुए तो उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। 7 महीनों से कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और मोदी में अनबन चल रही है, सिर्फ इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं और चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा देना चाहते हैं, क्योंकि 77 साल की उम्र भी हो गई है और 2029 में चुनाव होगा तो नारा लोकेश अपने कामों पर वोट मांग सके। और नरेंद्र मोदी के साथ रहने की वजह से उनके जनाधार वोटरों में कम होते जा रहे हैं, वोटरों में नाराजगी होती जा रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से, और इन सब के गुनाहगार नरेंद्र मोदी हैं। अब चंद्रबाबू नायडू का कहना यह है कि कई बार पिछले दिनों दिल्ली भी आए थे, उन्होंने मोदी से यह कहा कि हमें या तो आईटी विभाग और या तो फिर इंडस्ट्रियल विभाग आप दे दीजिए और हम केंद्र में आना चाहते हैं, पार्टी का विस्तार भी करना चाहते हैं। 7 महीने से अनबन चल रही है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू रास्ता तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के वोटरों का ऐसा पैर कतरा जा रहा है कि आगे जाके नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का जनाधार खत्म हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार बड़ी चिंतित है कि उनके बेटे राजनीति में आ तो गए और परिवारवाद से वह भी वंचित नहीं रह पाए, परिवारवाद उनके ऊपर भी लगी गया। तो ऐसे में अगर वोटरों में गलत संदेश जाएगा तो फिर नीतीश कुमार को कौन पूछेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नीतीश कुमार सेकुलर छवि के हैं,
वह सेकुलर राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। सेकुलर में वह हिंदू मुस्लिम सबका वोट लेते हैं। ऐसे में जो एसआईआर के तहत नाम कटा, वह दलित हो, मुस्लिम हो, SC ST हो, आदिवासी हो, सबके वोट कटे। उसमें वोट कटे तो लोगों को अब एक परिवार में एक व्यक्ति का या दो व्यक्ति का कटा तो यह उम्मीद रहा कि चलो नीतीश कुमार हैं, नीतीश को शुरू से वोट देते आए हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड से नाम कट जाए तब फिर चिंता का विषय हो जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार के जो वोट बैंक थे वह भी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। लॉ कुश का समीकरण उनका बिगड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस उधर एक्टिव हो रही है और जिस तरह आरजेडी का हाल है या नीतीश कुमार का हाल है और भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है पार्टी पर, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा के अंदर फाइट होगा। भाजपा को अब हटा पाना कुर्सी से तो नीतीश के बस का है नहीं, या तो फिर नीतीश अपने 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत दिखाए, तो वह 12 सांसद उनके साथ में नहीं खड़े हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस कांग्रेस की यूपीए का गठबंधन में कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू शामिल हो सकते हैं, आने वाला वक्त बताया गया तो। लेकिन सीजीआई के बोले बिगड़े बोल पर आर पार की जंग तो छिड़ गई है। जनता सड़क पर आकर के अब सीजीआई को खरी खोटी सुना रही है। तो सीजीआई साहब कह रहे हैं कि भैया हमारे बयान को तो तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है। ऐसे में मीडिया के पास सब कुछ होता है, लेकिन बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया और भी बहुत कुछ कहा जो कैमरे पे कह पाना बड़ी मुश्किल है। क्या नाम कि ऐसी बातों का जिक्र उन्होंने कहा। जो इस देश का हाल है वह नरेंद्र मोदी ने ही ऐसा हाल बनाया, यह भी सत्य, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब यह कहा जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन के अंदर जो 3 सहयोगियों की बात की जा रही है, एडीएमके पूरी तरह से टूट गई, उसके 2 टुकड़े हो गए, वह भाजपा के वजह से हुआ। अगर वह कयास नहीं लगाई होती सरकार बनाने का और विजय थलापति को तमिलनाडु में आसानी से राज्यपाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आमंत्रित कर दिए होते तो यह नौबत नहीं आती। लेकिन वह सत्ता की चाहत बहुत गड़बड़ कर दिया मामला। अब ऐसे में नीतीश के पैर कतरे जा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू का मकसद कुछ और है, वह नरेंद्र मोदी अमित शाह पूरा नहीं करना चाहते। तो किसी का भी 2/3 बहुमत से जिस राज्य में सत्ता हो तो वो अपने पैर पसारने का प्रयास और कोशिश करता है, और जब ना हो तो वैसे गठबंधन में क्यों रहेगा। तो यह कहा जा रहा है नीतीश नायडू छोड़ सकते हैं एनडीए आने वाले वक्त में और शामिल हो जाएंगे कांग्रेस गठबंधन में, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। अब नीतीश कुमार तभी उभर पाएंगे जब वह गठबंधन छोड़ देंगे और चंद्रबाबू नायडू विस्तार तभी कर पाएंगे जब वह गठबंधन छोड़ देंगे। तो आने वाले दिन में क्या होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एनडीए के हाल भी इंडिया के तरह ही आगे होता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे दल इनके साथ हैं और वह हिम्मत जुटा नहीं सकते। लेकिन नीतीश नायडू में अभी तो इतना कुछ बाकी है कि नीतीश नहीं तो कम से कम नायडू तो ताकत और हिम्मत दिखा ही सकते हैं, और नायडू तैयारियां भी बड़ी कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त देखते हैं क्या करते हैं यह लोग।